अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबास लेक्चर। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ये वाला पास पेपर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये पास पेपर फॉल 2024 का है, CSNIT और कंप्यूटर साइंस वालों का। ठीक है, अगर IT वाले भी इसको पढ़ रहे हैं तो तब भी इस पास पेपर को एक बार देखकर जाएं, क्योंकि आउटलाइन जो होती है मोस्ट ऑफ सेम है। अब इस पास पेपर के अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंड्रॉयड इमुलेटर, व्हाट इज द इंटेंट, व्हाट इज द ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसोर्सेज इन एंड्रॉयड, एंड व्हाट इज द रिलेटिव लेआउट यू नो व्हाट के मोस्टली जो अब हम पढ़ते हैं या हम यूज करते हैं, लीनियर लेआउट यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो है कॉन्स्टेंट लेआउट यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द एक्टिविटी, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंड्रॉयड इमुलेटर। अब जब हम लोग अपनी एंड्रॉयड की ऐप बनाते हैं ना, तो ऐप को हम लोग रन करने के लिए हम लोग अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं। जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को रन करने के लिए हम लोग जो है उनको, क्योंकि वेबसाइट आपको आपके किसी भी ब्राउजर पर आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो ऐप आप बनाते हैं तो ऐप बनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिस पे आप अपनी ऐप की, जब आप कोडिंग करते हैं तो आप उसकी आउटपुट चेक कर सकें अपने उस कोडिंग को रन करके। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड इमुलेटर का मतलब होता है कि वर्चुअल मोबाइल, एक ऐसा वर्चुअल मोबाइल होता है जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही चलता है। अब इसका काम में क्या होता है कि हम अपनी ऐप को विदाउट किसी भी ऐसे मोबाइल के टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी रियल मोबाइल के हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर रियल में बात करूं तो हमारे जो होते हैं रियल मोबाइल ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो इमुलेटर होता है ना, एक तो ये स्पेस बहुत कंज्यूम करता है, एक ये इसके लिए रैम बहुत रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपके पास जो है वो स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं और उनके अंदर जो होता है हम लोग एमुलेटर का यूज नहीं करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारे लैपटॉप स्लो पड़ जाते हैं। ठीक है, ये हाई डिमांड करता है, हमारे पास हाई स्पेस की, हाई रैम की डिमांड करता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन आया है कि इमुलेटर का पर्पस क्या होता है, तो आपके पास बिल्कुल एक वर्चुअल मोबाइल होता है। ठीक है, बिल्कुल रियल मोबाइल जैसा ही होता है लेकिन वर्चुअल ही होता है, वो आपके लैपटॉप सिस्टम, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही होता है, और बिल्कुल रियल मोबाइल की तरह ही हम लोग इसमें अपनी ऐप को टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास जो है ना रियल डिवाइस नहीं है, अब जैसे आपके पास कोई सैमसंग है या इस तरह के मोबाइल नहीं है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाकर क्या करते हैं कि उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप जो है आप किस टाइप का मोबाइल यूज करना चाहते हैं। आप सैमसंग का यूज करना चाहते हैं, आप पिक्सल्स का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सैमसंग, ये सारे जो होते हैं ना, इस डिफरेंट किस्म के आपके पास जो होते हैं मोबाइल्स गिवन होते हैं। तो ये जो मोबाइल्स गिवन होते हैं ना, आप इसका यूज करते हुए अपना एक वर्चुअल मोबाइल बना सकते हैं, जिसको हम लोग एंड्रॉयड इमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये रियल ऐप की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपके लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका पर्पस होता है ना, तो इसमें हम बेनिफिट्स भी देखेंगे कि हमें किसी भी रियल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल एंड्रॉयड के वेरिएंट्स होते हैं। एंड्रॉयड का वेरिएंट 10 है, 11 है, 10 है, 13 है। जो वेरिएंट आप यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एंड्रॉयड के वेरिएंट के इमुलेटर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा आपके GPS, कैमरा सिस्टम, कॉल, SMS, सब कुछ जो होता है उसके अंदर सिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सब कुछ वर्चुअली हैंडल कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल में आप यही लिख सकते हैं कि अगर आपके पास पिक्सल 6 AP34 इमुलेटर में आप ऐप रन करना चाहते हैं या उसकी एनिमेशन चेक करना चाहते हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास जो होता है एंड्रॉयड एमुलेटर की जरूरत होती है। एंड आई होप सो कि आपको एंड्रॉयड एमुलेटर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है कि मैसेज भेजना। जैसे देखो, मैं अपने व्हाट्सएप पे लगी हुई हूँ ना, तो मैंने एक मैसेज जब मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज भेजा है, तो ये इंटेंट पासिंग होती है। अब इंटेंट पासिंग भी हमारे पास ना दो टाइप की होती है, इसको हम सोल्यूशन के तौर पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज द इंटेंट। इंटेंट हमारे पास एक मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। जब आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
जैसे अगर एक ऐप बनती है ना, तो उस ऐप के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल, इसके अंदर आपकी ऐप बनी है। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो पहले आपके पास क्या आती है, आपकी जो फॉर एग्जांपल लॉगिन स्क्रीन आई है, ठीक है। आप लॉगिन स्क्रीन जो होगी ना, उस स्क्रीन को आप एक एक्टिविटी बोलोगे, आप अपना ईमेल दोगे, आप अपना पासवर्ड दोगे और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब जब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो वो लॉगिन बटन के बाद एक नई स्क्रीन पे चला जाता है, जो कि आपकी होम स्क्रीन होती है, ठीक है। स्नैपचैट की एग्जांपल ले लें, जब आप स्नैपचैट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास होम स्क्रीन पे चला जाता है लॉगिन करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके जब वो होम स्क्रीन पे चला गया सक्सेसफुली लॉगिन होकर, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंट पासिंग। एक एक्टिविटी से जब वो दूसरी एक्टिविटी में हुआ, इसका मतलब होता है ये इंटेंट पासिंग होती है। इसके अलावा इंटेंट पासिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट। ये जो अभी एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है ना, इसमें होता है कि मतलब क्लियरली है कि ये आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट है कि आपकी एक ही ऐप के अंदर जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं, एक कंपोनेंट से आप दूसरे कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं, एक स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, वो आपकी एक्सप्लिसिट इंटेंट होती है। लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट की बात करें ना, तो जैसे मैंने इमेज भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं और हम अभी सोच रहे हैं कि मेरी जो है ना वो गैलरी ऐप है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है। अब व्हाट्सएप के अंदर आपने देखा होगा कि वो नीचे जब आपका कंटेंट या अटैचमेंट सिस्टम होता है, जहाँ से आपने अपनी इमेज भी शेयर करनी होती है, तो जब आप उस इमेज वाले पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास जो होते हैं या तो आपके मोबाइल फोन की फाइल सिस्टम ओपन होगा या आपकी गैलरी का ओपन होगा। तो आप उसमें से चूज करते हैं, कैमरा को चूज करते हैं या गैलरी को चूज करेंगे। तो जब आप गैलरी को चूज करके इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो इम्प्लिसिट इंटेंट है। आपके मोबाइल के अंदर से ही आप किसी भी दूसरी ऐप का यूज करते हुए जब इमेज उसमें से चूज करके आप शेयर कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या हुई, वो आपकी इम्प्लिसिट इंटेंट होती है। इसका अगर हम लोग कोड समझे तो इसके कोड में हमारे पास जो है, सबसे पहले देखिए इंटेंट पासिंग में होता है ना, आपकी मेन एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी है। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी बटन के ऊपर जो है ये इंटेंट पासिंग लगाई है, मोस्ट ऑफ बटन के ऊपर ही होती है। लॉगिन बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किया, वो नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी की तरफ मूव कर गया। तो ये कोड बहुत आसान होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पुट एक्स्ट्रा नेम एंड यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है, तो मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी में मैंने इस नेम को लिखा और मैंने जो है वो आगे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये जो नेम था अब मेरा सेकेंड एक्टिविटी में मुझे शो होगा, ठीक है। ये होती है आपकी इंटेंट पासिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड, ठीक है। क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें व्हाट इज द ऑटो कंप्लीट व्यू, जो है टेक्स्ट व्यू जो होता है, जो ऑटो कंप्लीट होता है आपके एंड्रॉयड के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू जो है ना, आपके पास से बेसिकली एक एडवांस इनपुट फील्ड होती है, जिसमें जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें सजेशंस मिलती हैं। जैसे अगर आप पी लिखते हैं तो आपको सजेशंस मिलेंगी पाकिस्तान, पीरू, पोलैंड, अपेयर, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आपको सजेशंस मिलती हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और उस मैसेज के ऊपर आप जब लिखते हैं, जैसे आप किसी को एज लिखते हैं तो आपको सजेशन मिलती है, आप हेलो लिखेंगे, हाय लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं। अब अभी ए लिखते हैं तो आपको ऊपर ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाती है, आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है, आपने जो है वो जो भी लिखना है, तो वो सारी आपको सजेशन मिल रही होती है। उसको बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड। तो ये एक एडवांस वेरिएंट ही होती है, आप इसका यूज करके भी जो है अपने टेक्स्ट व्यू को जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। अब इसके अगर कोड को समझें तो इसमें हम एक्सामेल एंड इसके जो हमारा जावा, इन दोनों कोड को समझेंगे। तो इसमें एक्सामेल में देखो, सबसे पहले तो आपके पास आ रहा है कि आपके जैसे हम टेक्स्ट व्यू लेते हैं ना सिंपल तरीके से अपनी ऐप के अंदर, तो यहाँ पे हम ऑटो टेक्स्ट व्यू लेंगे, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लेंगे, ठीक है। सेम हम इसको आईडी देंगे, उतनी ही विड्थ देंगे, जितनी हमें जो विड्थ चाहिए, जितनी हाइट चाहिए हम वो इसको देंगे। विड्थ हम लोग मैच पेरेंट रखते हैं, और मैच पेरेंट का मतलब होता है कि जैसे ये है ना, तो ये
पूरी इसी एरिया को कवर कर रही होगी, जबकि रैप कंटेंट का मतलब होगा कि जितनी चीज हमें चाहिए, जितना एरिया, जितने में वो चीज पूरी आ जाए, ठीक है, उसकी हाइट हम उतनी ही रखेंगे। उसके बाद हम जावा में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ हम सजेशन देना चाहते हैं कि अगर यूजर पी लिखता है, ठीक है, आपके पास एक ऐप है और आपने उसमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है, उस रजिस्ट्रेशन में आता है कि आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, ऊपर एक सर्च बार बना होता है, ठीक है, और नीचे आपके पास डिफरेंट किस्म की कंट्रीज हैं। जब आपके पास कंट्री में अगर आप ऊपर सर्च बार में पी लिखते हैं ना, तो नीचे आपके पास पी से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपको शो होंगी और उसमें से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आई लिखते हैं तो आई से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके सजेशंस में आ जाएंगी और आप उनको वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन आइटम्स होते हैं आपके पास, तो ये आपके पास जो होता है आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो कोड है ना वो जो है जरूरी नहीं कि आप लिखें, आप इसकी एक डायग्राम बनाकर, जैसे मैंने आपको बताया, आप डायग्राम बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इसको सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, आप ये एग्जांपल भी लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसोर्सेज इन एंड्रॉयड। ठीक है, मैं आपको अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो भी दिखाऊंगी और मैं वहां पर आपको दिखाऊंगी कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आखिर क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर वक्त हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एंड जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनका मतलब होता है वो सब चीजें, वो सब फाइल्स जो रिपीट नहीं होती हैं, और ये अलग अलग फाइल में रखी जाती है। जैसा कि आपकी ऐप का नेम है, आपकी ऐप का टेक्स्ट है, उसका कलर है, उसका स्टाइल है या उसकी डायमेंशन है। जब आप इनको अलग अलग फाइल्स के अंदर रखते हैं ना, तो वो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक रिसोर्सेज होती है। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आपकी डिफरेंट फाइल्स होती हैं और एक्सएमएल फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को रख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट अगर अलग फाइल में है तो आप इसको टेक्स्ट फाइल में जाकर, जैसे स्ट्रिंग है, इसके अंदर आपका सिर्फ टेक्स्ट फाइल है तो सिर्फ वहां पर जाकर इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोड जो होता है वो आपका बिल्कुल क्लीन रहता है जब आप इनको रिसोर्सेज को अलग अलग फाइल्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं, आपकी स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल एक फाइल है और उसके अंदर जो है आप रिसोर्सेज का ओपन टैग एंड क्लोज टैग यूज करते हैं और उसके अंदर आप रिसोर्सेज लिखते हैं। जैसे आपकी फाइल का नेम है और उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह पता चल जाएगा। तो मैं आपको जो है सिंपल तरीके से अगर अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके दिखाती हूँ, तो मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, इसके अंदर यहाँ पर ये चीजें जो होती हैं ये इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, इन सबको मैं फिलहाल क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से इसकी जो है वो समझ आए। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये हमारी ऐप का नेम शो होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर दिस वन, ठीक है, ये मेरी ऐप है और ये यहाँ पर जो होती है मेरी ऐप का नेम शो होगा जो भी मैं ऐप बनाऊंगी, और यहाँ पर उसकी लोकेशन शो होगी कि किस लोकेशन पे मेरी ऐप जो है वो जाकर पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ऐप के अंदर सारा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम उसके अंदर क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर आपकी जावा फाइल्स भी आएंगी, आपकी एक्सएमएल फाइल्स भी आएंगी, आपके रिसोर्सेज भी आएंगे, आपके ड्राइबल्स भी आएंगे। उसके अलावा आपके ग्रेडल स्क्रिप्ट होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आपके प्रोजेक्ट लेवल के होते हैं, एक मॉड्यूल लेवल के होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल लेवल का मतलब आपकी जो ऐप के होते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट लेवल पर होता है आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में जो होते हैं। इसके अंदर आप मोस्टली डिपेंडेंसीज जो होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, आप उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप इस लेवल पर नहीं आए हैं कि आपको ये समझाया जाए। तो यहाँ पर अगर हम ऐप को खोलते हैं तो इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स एंड फाइल्स नजर आएंगी। इसमें मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने आपके एंड्रॉयड के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपने कितनी एक्टिविटीज यूज की हैं, आपने कितने रिसोर्सेज यूज की हैं, वो सारी आपकी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती है। उसके अलावा जावा होते हैं। जावा में क्या होता है कि आपने जावा फाइल्स कितनी एक्टिविटी यूज की हैं। ठीक है, जावा एक्टिविटीज होती हैं मोस्टली, ये आपकी बैकएंड लॉजिक के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंड्रॉयड टेस्ट में है और उसके अलावा आपकी टेस्ट फाइल्स होती हैं। फायरबेस अगर आप यूज करें डेटाबेस के लिए, आपने मॉडल क्लासेस यूज की हैं, देन वो भी इसी के अंदर ही आपको शो होंगी। और यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज है जावा की जो मैंने अपनी ऐप के लिए अंदर जो है वो यूज किए हुए हैं। इसको मैं दोबारा से क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद हम इस जावा वाले को क्लोज करते हैं और हम रिसोर्सेज पे जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में आपको डिफरेंट किस्म के फोल्डर नजर आएंगे जिसमें ड्राइबल होता है। ड्राइबल के अंदर आप अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो आपकी इमेज यूज होगी। लेआउट्स
लेआउट्स होती हैं ये आपकी XML फाइल्स के लिए जो आप लेआउट्स चूज करते हैं। आप जैसे आप लीनियर लेआउट का यूज करते हैं, आप जो है कंस्ट्रक्ट लेआउट का यूज करते हैं, लेकिन लेआउट के अंदर आपकी सारी XML फाइल्स होती हैं। जैसे अभी ये मेरा बेसिक लेवल एक एक्टिविटी का नाम है और उसको मैंने यूज किया हुआ है लीनियर लेआउट का यूज करते हुए। मैंने अपनी ऐप जो है ओवरऑल लीनियर लेआउट का यूज करते हुए ही बनाई है। इसमें आपको टेक्स्ट व्यू नजर आएगा। ये जो टेक्स्ट व्यू आपको यहाँ साइड पे आउटपुट में नजर आ रहा है, यही जैसे यहाँ पे कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये देखिए कोर्स कंटेंट इस टेक्स्ट व्यू के थ्रू लिखा हुआ है। टेक्स्ट व्यू में मैंने उसकी आईडी दी, उसकी जो है विड्थ एंड हाइट दी, देन उसमें मैंने टेक्स्ट लिखा मैं क्या शो कराना चाहती हूँ। जैसे मैंने कोर्स कंटेंट लिखा तो मैंने यहाँ पे कोर्स कंटेंट लिख दिया। उसका हम साइज भी फिक्स कर सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं। मैं बोल्ड रखना चाहती हूँ, उसको इटैलिक रखना चाहती हूँ, उसका कलर क्या रखना चाहती हूँ, देन वो मैंने दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी ग्रेविटी सेंटर रखी, यानी कि मैं इसको सेंटर में रखना चाहती हूँ, तो सेंटर में रखने के लिए हम इसको ग्रेविटी देते हैं सेंटर की। उसके बाद मैंने लेआउट मार्जिन बॉटम दे दिया कि मतलब ये थोड़ा जो है वो बॉटम के ऊपर इसका मार्जिन जो होता है और इतने डीपी जो होते हैं मुझे वो नजर आए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी आपको टेक्स्ट व्यू ही नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग आईडी देते हैं, विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं जो हमने यहाँ पर शो कराना होता है। और इसके अलावा हम लोग लेआउट के अंदर भी लेआउट का यूज कर सकते हैं। जैसे ये बाहर वाली एक लेआउट थी, इसके अंदर एक और लेआउट जो है वो मैंने यूज की हुई है और इसके अंदर मैंने रिसाइकलर व्यू का भी यूज किया हुआ है। रिसाइकलर व्यू का मतलब होता है मुझे वो जो है वो बार बार रिपीट होकर नजर आए, मैं उनको स्क्रॉल कर सकूं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है मैंने इसके अंदर यूज की हुई हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एक बटन है, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पर बटन शो करा देती हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा करके। ये ठीक है, ये आपको एक बटन नजर आ रहा है। अब इस बटन को भी मैंने आईडी दी है, बटन की विड्थ दी है, उसकी हाइट दी है, उसका बैकग्राउंड कलर दिया है। जब बैकग्राउंड लिखते हैं तो बैकग्राउंड में अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं यहाँ आप इमेज का दे दें, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ बैकग्राउंड कलर लिख देंगे। और बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे इसके ऊपर आपको बटन है कि अगर नेक्स्ट इस क्लिक करता है तो वो कहता है कि आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए पहले इस लेवल को पास करना होगा। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। मैंने इसको व्हाइट कलर दिया है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकती हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो सेट कर सकती हूँ। उसके अलावा मैंने इसको स्टाइल दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, देन इसको पैडिंग दी है एंड इसको एलिवेशन दिया है। तो ये जो है ये बटन इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होता है। कोई भी कंपोनेंट आपने यूज करना है एक्सएमएल के अंदर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो उसमें आपको आईडी देनी है, उसमें आपको विड्थ देनी है, उसमें आपको हाइट देनी है, बैकग्राउंड देना हो, टेक्स्ट लिखना हो, कलर देना हो, सब कुछ सेम है। सिर्फ आपने इन कंपोनेंट्स के नाम चेंज करने हैं। जैसे बटन है तो बटन बटन ही में क्लोज होगा, ठीक है। टेक्स्ट भी है, सिर्फ आप यहाँ टेक्स्ट भी लिखेंगे, बाकी आप सारा वही चीजें लिख सकते हैं। उसके अलावा इमेज है तो इमेज के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि आप यहाँ पे इमेज व्यू लिखेंगे और अंदर जो है उसकी हाइट विड्थ सेट करेंगे और यहाँ पर इमेज को ड्राइबल फोल्डर से आप जो है उसकी आईडी दे देंगे, ठीक है। इस तरह करके कोई भी कंपोनेंट आता है ना तो आपने इसकी आईडी, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड सब कुछ सेम देना है। सिर्फ आपने इन कंपोनेंट के नाम जो है वो चेंज कर देने होते हैं। अब हम जिस क्वेश्चन पे थे उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि हमने रिसोर्सेज के अंदर जो है वो डिफरेंट फाइल्स दिखानी थी और डिफरेंट फाइल्स में अब रिसोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है कि हर चीज अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये XML फाइल्स हैं, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म की मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो ऐड की हुई हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल मैं अपना प्रोजेक्ट ही दिखा रही हूँ। उसके बाद वैल्यूज डॉट XML है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में जाएंगे, यहाँ पे कलर डॉट XML है। ये मैंने वो कलर जो है इसके अंदर दिए हैं जो मोस्टली मैंने अपनी ऐप के अंदर यूज किए हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी कलर इसमें से चूज करके लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। फर्दर मैं इसमें कलर भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। कलर फाइल अलग हो गई, उसके बाद रेफरेंस फाइल आपकी अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे है कि आप अपने बटन को सर्कुलर फॉर्म में शो कराना चाहते हैं या आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो कराना चाहते हैं, आप सिंपल उसको यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट दिए हुए हैं, अरेज दी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह करके जो है स्टाइल डॉट XML की बात करें तो यहाँ मैंने डिफरेंट किस्म के स्टाइल जो है वो दिए हुए हैं कि मैं कार्ड व्यू का यूज करना चाहती हूँ, मैं उसमें हाइट इस तरह रखना चाहती हूँ, विड्थ इस तरह रखना चाहती हूँ, ठीक है। कार्ड स्टाइल में मेरी ऐप का थीम क्या होगा वो सब कुछ मैं स्टाइल के अंदर रखना चाहती हूँ। एंड आई होप सो कि इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी। फिर भी अगर आपको इससे कोई और रेलिवेंट क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रिलेटिव लेआउट।
अभी मैंने अपनी जो ऐप है ओवरऑल मैंने लीनियर लेआउट का यूज करके बनाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिंपल है ना वो मेरे पास लीनियर लेआउट थी। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की बात करें ना, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में होता है कि हम लोग सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन लीनियर लेआउट में प्रॉपर और बहुत ईजी कोड होता है, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट में लीनियर लेआउट का यूज किया। उसमें मैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली खुद सेट कर सकती थी। अब यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की बात की थी, हम इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें रिलेटिव लेआउट जो होती है ये एक ऐसी लेआउट होती है कि जैसे हम अपने व्यूज को एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस करते हैं। जैसे बटन है उसको मैं टेक्स्ट व्यू के नीचे रख सकती हूँ, इमेज है उसको पेरेंट लेआउट के सेंटर में रख सकती हूँ, ठीक है, यानी ऐसी लेआउट जिसको मैं किसी ना किसी के साथ रिलेट कर सकती हूँ। जैसे रिलेटिव होते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स जो है हम अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, तो इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे बटन जो है वो टेक्स्ट व्यू का से रिलेटेड है, टेक्स्ट व्यू बटन का पेरेंट है। इस तरह करके जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं वहाँ रिलेटिव लेआउट का यूज करते हैं। ये भी लीनियर लेआउट की तरह ही मोस्टली वर्क करती है और ये भी बिल्कुल ईजी होती है। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली मैंने रिलेटिव लेआउट लिखा, फिर मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा, ठीक है, टेक्स्ट व्यू सिंपल ये है, और इसके बाद मैंने इसको आईडी दी और मैंने इसका टेक्स्ट लिख दिया। जबकि बटन इसके नीचे ही मैंने बटन दे दिया, बटन की आईडी दी, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया क्लिक मी कि मुझे क्लिक करो। लेकिन एक बात याद रखें कि इसमें मैंने जो बटन बटन है इसको मैंने इस लेआउट के नीचे, ये टेक्स्ट व्यू के नीचे लिखा है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं इसकी आईडी दे दूंगी, मैं बोलूंगी कि ये जो लेआउट है ये बिलो इस आईडी के, यानी बिलो का मतलब ये होता है कि मुझे ये जो टेक्स्ट व्यू के नीचे ही ये वाला बटन चाहिए। एनी हाउ लीनियर लेआउट के थ्रू मैं इसको सेट कर सकती थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ रिलेटिव लेआउट की बात कर रहे हैं, रिलेटिव लेआउट में यही होता है कि अगर टेक्स्ट व्यू ऊपर लिखा है तो बटन टेक्स्ट व्यू के नीचे चाहिए, हो तो हम लिखते हैं कि ये जो लेआउट है ना ये मुझे इस वाली आईडी के नीचे चाहिए, तो वो टेक्स्ट व्यू के नीचे ही आएगा, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ इससे ऊपर हो जाए तो मैं यहाँ पे अबव लिख देती, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास रिलेटिव लेआउट। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समटाइम ऐसा होता है एग्जाम में कि हम लोग सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो उनका आंसर भूल जाते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है कोई एक ऐप की स्क्रीन, एक सिंगल स्क्रीन। जैसे एक मोबाइल है ना, दिस इज मोबाइल, तो ये जो एक स्क्रीन नजर आ रही है ये एक एक्टिविटी है। जैसे व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप जब ओपन हुई तो एक स्क्रीन ओपन हुई और वो स्क्रीन एक्टिविटी है। अब स्टेटस पे क्लिक करते हैं, अब स्टेटस पे एक स्क्रीन ओपन हुई तो वो स्क्रीन जो है वो स्टेटस एक्टिविटी है, ठीक है। कोई भी स्क्रीन, कोई भी सिंगल स्क्रीन जो आप एंड्रॉयड ऐप के अंदर ओपन करते हैं वो एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसमें आप एक्टिविटी का लाइफ साइकिल भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है, क्योंकि एक्टिविटी जो एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपका आंसर 5 नंबर का होना चाहिए, 6 नंबर का होना चाहिए। इसमें आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड लिख सकते हैं कि आप सबसे पहले एक ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें आपकी जो एक्टिविटी है वो क्रिएट फंक्शन के थ्रू जो होती है वो ओपन हो जाती है। फिर आप स्टार्ट करते हैं कि आपको एक्टिविटी, आपकी जो ऐप है वो आपको दिखना शुरू हो जाती है। उसके बाद ऑन रिज्यूम लिखते हैं जिसमें मतलब होता है कि यूजर जो होता है वो इंटरेक्ट हो रहा है, यूजर आप अब उस स्क्रीन को देख रहा है। ऑन पॉज का मतलब क्या होता है कि यूजर ने थोड़ी देर के लिए जो स्क्रीन को बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको फुली बंद नहीं किया, सिर्फ जैसे उसने क्लोज का बटन कर दिया है, यहाँ वो किसी और ऐप में चला गया लेकिन वो ऐप बैकग्राउंड में चल रही है। उसके बाद ऑन स्टॉप का मतलब होता है कि उसने अभी जो है वो अभी आपको फिर स्क्रीन शो नहीं होगी, अभी बंद होगी, ठीक है। उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब है उसने बैकग्राउंड से भी ऐप को जो है वो क्लोज कर दिया। इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देखेंगे। मैंने प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप की एग्जाम्पल के साथ और मैंने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाया है कि ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल आप किस तरह से और इजी मेथड से कर सकते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करना है, आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल वहां से ज्यादा डिटेल में दिखने को मिल जाएगा। अब कोड यहाँ पर आपके लिए जो है वो ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने कोड की रिक्वायरमेंट नहीं कही। उसके बाद हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आई होप सो कि आपको क्लियर हुए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इमेज स्विचर। एक एग्जांपल दे और इसके जो मेथड है उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखो आपने एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने इमेज स्विचर की एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने उसके जो है वो मेथड लिख देने हैं और एग्जाम्पल देनी है।
अब जो इमेज स्विचर होता है ना, जैसे आप अगर एनिमेशन की बात करते हैं तो जब आप स्लाइड शो बनाते हैं, आप जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट पे, तो आप वहाँ प्रेजेंटेशन पे जब एनिमेशन लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बटन क्लिक करने पे वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो एनिमेशन चेंज होती रहती है। तो आपकी जो एंड्रॉयड के अंदर भी इमेज स्विचर ऐसा ही काम है। स्विचर का मतलब होता है स्विच करना, एक चीज से दूसरी चीज में जब स्विच करता है, चेंज होती है, तो उसको हम लोग इमेज स्विचर कहते हैं। जैसे पहले एक इमेज आई, थोड़ी देर बाद दूसरी इमेज आ गई, या बटन क्लिक करने पे तीसरी इमेज आ गई। जैसे आप गैलरी ओपन करते हैं ना, तो आपके पास गैलरी में इमेजेस आती है, आप उसको आगे आगे करी जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप बाकी इमेजेस देख रहे हैं, तो वो इमेज होती है वो आगे आगे जब मूव कर रही होती हैं तो वो इमेज स्विच हो रही होती है, एक इमेज से दूसरी इमेज में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरी में जा रहे हैं। आप ऐसे ऐसे एनिमेशन के थ्रू जो होते हैं, वो स्लाइड शो के थ्रू जो होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अगर मेथड की बात करते हैं तो इसमें एक सेट फैक्ट्री मेथड होता है, जो कि आपकी इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है, आपकी इमेजेस को सेट कर रहा होता है। और एक होता है सेट इमेज रिसोर्सेज, जिसमें आपने अपनी इमेज को लोड करना होता है, ठीक है, जहां आपने अपनी इमेज जो होती है वो आपने लगानी होती है। सेट फैक्ट्री में आपकी इमेज को डिस्प्ले किया जाता है, दिखाता है कि आपकी इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन पे कैसे नजर आएगी। और सेट जो इमेज रिसोर्सेज है, इसका मतलब होता है कि आपने जो इमेज लगाई है, आप उस इमेज को उसके अंदर जो है वो लोड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी एक कोड एग्जांपल ले लेते हैं, आपने इसकी कोड एग्जांपल जो है वो जरूर लिखनी है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि इमेज स्विचर यूज करना है। ये इमेज स्विचर जो होता है ना, ये आपका एक फंक्शन होता है। डॉट सेट फैक्ट्री आपने लिखना है। सेट फैक्ट्री में हम क्या करेंगे कि आपने जो इमेजेस थी उनको दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू स्विचर लिखेंगे, व्यू फैक्ट्री का फंक्शन यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है व्यू बनाएंगे, मेक व्यू बनाएंगे, उसमें हम लोग इमेजेस जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको अंदर लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द फ्रेगमेंट्स। डिफरेंस विद द एक्टिविटी लाइफ साइकिल के साथ आपने इसका डिफरेंस देखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये आपकी मोबाइल ऐप है, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होता है, व्हाट्सएप में चैट शो हो रही होती है, स्टेटस शो हो रहा होता है, और कॉल शो हो रही होती है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ चैट वाला पोर्शन नजर आता है। जब आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टेटस वाला पोर्शन नजर आता है। तो जब आप यहाँ पे कॉल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको कॉल वाला आता है, लेकिन नीचे वो सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही पड़ी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटा सा पार्ट होता है ना किसी भी ऐप के अंदर, जो कि इन सब की लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपके पास एक फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, एक छोटा पार्ट जो आपकी ऐप को शो कर रहा होता है, जो आपकी ऐप के छोटे छोटे पार्ट्स को, स्क्रीन को शो कर रहा होता है, तो वो आपका फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। जैसे दो स्क्रीन्स होती हैं, आपको लग रहा होता है वो एक ही स्क्रीन पे शो हो रही होती है, आपका लेआउट एक ही होता है, लेकिन उस लेआउट के अंदर आप जो होता है फ्रेम लेआउट का यूज करते हैं, या एक और चाइल्ड लेआउट का यूज करते हुए आप अपने फ्रेगमेंट को बनाते हैं। अब हमने देखना है फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल क्या है। फ्रेगमेंट में अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं या इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक्टिविटी जो होती है ना वो अपनी लाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंटली रन हो रही होती है, लेकिन जो फ्रेगमेंट होता है ना वो एक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम इस फ्रेगमेंट, क्योंकि मैंने बात की छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन ये किसी एक्टिविटी के ऊपर होता है, एक ही स्क्रीन के ऊपर। जब आप मल्टीपल लिस्ट चला रहे होते हैं, जैसे आप मल्टीपल साइकिल चला रहे होते हैं, तो वो आपका फ्रेगमेंट होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। अगर इसकी यूआई डिजाइन जो होता है यूजर फ्रेंडली, अगर इसकी स्पेस देखे तो एक्टिविटी तो फुल स्क्रीन ले रही है, जैसे ये एक्टिविटी फुल स्क्रीन ले रही है, लेकिन ये जो आपके पास फ्रेगमेंट है ना, ये सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट ले रहा है आपकी स्क्रीन का। उसके बाद यूजेबिलिटी की बात करें तो एक्टिविटी यूज नहीं होती है ज्यादा, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट होता है ना, ये मल्टीपल एक्टिविटीज का यूज करते हुए एक ही एक्टिविटी के अंदर आपको शो हो रहा होता है। फ्रेगमेंट की अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें भी ऑन अटैच होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक्टिविटी के साथ जो होते हैं इसको अटैच कर देते हैं, ये पहले से एक एक्टिविटी है उसके ऊपर आप इसको अटैच कर देते हैं, फिर ये इनिशियलाइज होता है यानी क्रिएट होता है। उसके बाद फिर आपके पास जो क्रिएट हुआ है उसका व्यू नजर आता है, फिर आप उसमें एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं जो पहले से एक्टिविटी चल रही होती है, फिर आप सेम जो होते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की तरह ही इसके भी सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कोड की एग्जांपल गिवन है, आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने माई फ्रेगमेंट क्लास बनानी है, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक ऑन क्रिएट का फंक्शन यूज करना है। इसके अंदर आपने लेआउट इन्फ्लेटर यूज किया है, फिर व्यू ग्रुप्स कंटेनर है। अब ये जो कंटेनर होता
होता है ना, ये फ्रेगमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फ्रेगमेंट एक कंटेनर ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इस इंस्टेंट को, स्टेट को सेव कर लेना है। फिर आप रिटर्न करेंगे इस इन्फ्लेटर को, और आपके पास जो होता है ये आर लेआउट जो होती है और फ्रेगमेंट जो होती है ये आपको इस कंटेनर के अंदर दिखेंगी। ये कोड जो होते हैं ये मोस्टली आपको जो है जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं आपको सजेशन में भी मिल रहे होते हैं। अब तो एंड्रॉइड स्टूडियो ज्यादा एडवांस हो गया है। आप एक चीज लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू लिखा ना, तो मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पूरे का पूरा कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मोस्टली टेबल लेआउट में यूज कर सकते हैं एंड यूआई कंपोनेंट मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आई होप सो के आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। इससे रेलिवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मुझे बोलना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट की आपकी वीडियो के लिए जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करना है। थैंक यू।